सो हेलो एवरीवन। आज से पहले हर वीडियो में हमने देखा है कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है निमसेट की, और उससे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि निमसेट रैंकर 1 के माइंडसेट में क्या चल रहा होता है और एग्जैक्टली उसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जिससे यार उसकी रैंक 1 आई। मतलब यार आप ये सोचो कि कितने बच्चे हर साल ये एग्जाम देते हैं लेकिन रैंकर 1 सिर्फ एक ही बनता है, और उसके दिमाग में उस टाइम बहुत प्रेशर चल रहा होता है और कितने नंबर आते हैं उसके, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या गोल्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी स्ट्रैटेजी जानेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हमारे पास इस साल का ही रैंकर 1 है कुश जायसवाल, जिन्होंने रैंक 1 लेके आए हैं निमसेट में। तो आज की वीडियो में यार पूरी स्ट्रैटेजी आप देख लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देखना ताकि उन्हें पता लगे यार कि रैंकर 1 की क्या स्ट्रैटेजी होती है। सो हेलो कुश, वेलकम टू द गीक मॉन्क चैनल एंड थोड़ा यार अपने बारे में बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से की है और कोडिंग बैकग्राउंड क्या था आपका, और टोटल थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कुश जायसवाल हूँ। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंदौर मध्य प्रदेश से किया है और मैंने निमसेट की प्रिपरेशन भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही की थी, जिसमें मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है और उसमें मेरे मार्क्स थे 783। और अगर अपनी कोडिंग लाइफ के बारे में बताऊं तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम इतना टाइम दे नहीं पाया था अपनी कोडिंग वगैरह को, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरा लॉकडाउन में गया था और सेकंड ईयर से मैंने अपना निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं इतनी कोडिंग को टाइम दे नहीं पाया था। और समय के साथ साथ प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती है। उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी थी निमसेट, और हालांकि अब जब निमसेट एग्ज़ाम हो चुकी है तो मेरी अब प्रायोरिटी है कोडिंग, तो मैं उस पर मेन फोकस करूँगा। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में पता लग गया और आपको ये भी पता लग गया होगा कि निमसेट रैंकर 1 की कितने मार्क्स आते हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने निमसेट के लिए कब से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और डेली कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि मेजरली यार लोगों को यही डाउट होता है कि कितने घंटे पढ़े हम कि हमारा निमसेट निकल जाए, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया दो। तो मैंने अपनी निमसेट की प्रिपरेशन के लिए 7 अक्टूबर 2021 में जेए में ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में तो हमारा ज़्यादा टाइम हुआ नहीं करता था, बस 2-3 घंटे ही हुआ करता था। फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होने लगा और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतने घंटे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इतना कोई पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी इतने घंटे बैठ पाना, लेकिन जब धीरे धीरे ग्रेजुअली जब टाइम इंक्रीज़ हुआ, हमारे को इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते थे, टेस्ट वगैरह होते थे, तो हमारी परफॉर्मेंस अगर अच्छी आती है तो हमको और मन करता है कि और कब टेस्ट होंगे, तो उसका इंतज़ार रहता है। और टाइम ऐसे बीतता है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि टाइम कब बीत चुका है। पढ़ाई में इतना मन लगता है। और जैसे कि अगर कितने घंटे मैंने पढ़ाई की थी उसकी बात करूँ तो अगर क्लासेस और टेस्ट को अगर हटा दिया जाए तो इफेक्टिवली लगभग 7 से 8 घंटे में पढ़ाई किया करता था। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि आपने कॉलेज के साथ साथ निमसेट की प्रिपरेशन के लिए कैसे मैनेज किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यही मैनेजमेंट नहीं कर पाते ढंग से, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और फिर निमसेट की प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन करी थी निमसेट की, तो इसमें मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही एग्ज़ाम दिए निमसेट की। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कैसे ग्रेजुएशन के साथ मैनेज कर सकते हैं निमसेट की प्रिपरेशन, और ऐसा अधिकतर देखा गया है कि जो ड्रॉपर्स वगैरह होते हैं वही टॉप करते हैं इस टाइप के एग्ज़ाम्स में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो अगर अपेयरिंग स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता, ऐसा बहुत ही ईजी होता है करना। जैसे कि अब अपना जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है उसकी जो एग्ज़ाम्स होती है उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले ही, ताकि जैसे कि मेरा जो 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी वो निमसेट के साथ ही आ चुकी थी, तो उसमें अगर मैंने पहले से ही ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया होता तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती उसमें। तो बस पहले से ही अगर प्रिपरेशन हो जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अरे रुको, कुछ की अमेजिंग स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है निमसेट 2023 जा चुका है और भी बहुत सारे एमसी एंट्रेंसेस एग्जाम भर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके काम की चीज़ है वो बताया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यार नहीं क्लियर हुआ होगा निमसेट और उन्हें लगता है कि वो बहुत मुश्किल है क्लियर करना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन डिग्री देखना चाहते हैं, जिससे कि यार वो जो भी जॉब कर रहे हैं करेंटली उसके साइड बाय साइड पे यार वो ऑनलाइन डिग्री भी परस्यू कर सकें। तो यार आप चाहे कोई भी डिग्री करना चाहते हो, चाहे BCA
ऑनलाइन MCA, ऑनलाइन MBA। सर अब यहाँ पर आपका ये डाउट होगा तो कि हम ये ऑनलाइन MCA डिग्री कहाँ से करें। सर यहाँ पर सिर्फ मैं ऑनलाइन MCA के बारे में बात नहीं कर रहा, आप कोई भी डिग्री परस्यू कर सकते हो, ऑनलाइन MBA, ऑनलाइन BCA, ऑनलाइन MCA एक्सेट्रा बहुत सारी। लेकिन अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि यार अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलना और उनमें कंपैरिजन करना कितना ज्यादा टफ है। तो यार यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कॉलेज विद्या के बारे में। अगर आपको कॉलेज विद्या के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर आप कोई भी ऑनलाइन डिग्री जो भी आप परस्यू करना चाहते हो, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को, कोई भी कॉलेज को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, उनकी फीस आपको पता लग जाएगी, वहां पर क्या प्लेसमेंट्स हो रही है वहां पर भी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो अब आपको लग रहा होगा इसके अलावा कॉलेज विद्या हम क्यों चूज करें। तो यार इनकी मेन यूएसपीज है। तो यार आप कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। यहाँ पर आपको फ्री ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग मिलने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पेज के ऊपर प्रोसीड करते हो, जिससे कि यार आपको कोई भी फेक वेबसाइट पे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर आपको सजेस्ट यूनिवर्सिटी फीचर मिलता है जो कि आपको 2 मिनट में कोई भी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देता है बिल्कुल आपके हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर आपको यार एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक आपको पूरी असिस्टेंस देता है। इसके अलावा यार यहाँ पर आपको EMI ऑप्शंस भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट सपोर्ट एंड कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो यार ज्यादा देर क्यों कर रहे हो, सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, जरूर जाके चेकआउट कर। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री परस्यू करनी है तो यार ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन। ओके, सो आई होप यार यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी और मेजरली यार वहां से ही ज्यादातर टॉप रैंकर्स क्यों निकल के आते हैं, मतलब आई वांट टू नो द रीजन। तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने JEE में ज्वाइन किया था निमसेट की प्रिपरेशन के लिए, और मैंने जो कारण मेन था JEE में ज्वाइन करने का वो था कि यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह इन सब चीज़ों से आइसोलेट हो सकता था मैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था इन सब चीज़ों का, और यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट कारण एक और था कि यहाँ पे इतने घंटे पढ़ाई होती है, तो यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर वो वीक स्टूडेंट भी है तो वो सारी चीज़ें कवर कर सकता है, और यहाँ पे कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर करे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ होती है कि आपके लगभग डेली ही टेस्ट होते हैं, और इतने सारे टेस्ट होते हैं निमसेट के ही मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका एग्ज़ाम फियर ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर आपको ऐसे लगता है निमसेट अगर देने जा भी रहे हो तो कि इतने सारे टेस्ट दे चुके हैं तो वो भी एक दूसरा FT है, और निमसेट में फिर अलग से कुछ लगता नहीं, परफॉर्मेंस हमेशा आप सेम ही रहती है उसमें। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि स्ट्रैटेजी क्या है एग्जैक्टली अगर कोई नॉर्मल बच्चा है वो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है या कोई भी कोचिंग भी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है कि वो टॉप रैंक लेके आ सके, टॉप के NITs में एडमिशन ले सके। सो व्हाट आर योर प्रिपरेशन टिप्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसको अगर किसी भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम जैसे कि निमसेट में अगर टॉप करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है माइंडसेट और उसका कॉन्फिडेंस। मतलब उसको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ये रैंक हासिल कर सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती, ये रैंक हासिल करना बहुत ही ईजी होता है, हर कोई इसको अचीव कर सकता है। और हमेशा एम अपने को हायर ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल उतना ही प्राप्त कर सकता है जितना कि वो सोच सकता है। इसलिए ज़्यादा ऊंची सोच रखने में कोई नुकसान नहीं होता, और सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। जैसा कि ऐसा नहीं कि केवल उसको बस सिलेक्शन चाहिए या NIT 3G चाहिए, और उसको अच्छे रैंक के लिए एम करना चाहिए, क्योंकि अचीव किया जा सकता है, किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। और मेरा हमेशा से ऐसा था कि मैं फर्स्ट रैंक ही मुझे चाहिए थी। मैं केवल फर्स्ट रैंक के लिए कोई भी अगर छोटा टेस्ट भी होता था तो मैं उसमें फर्स्ट रैंक लाने के लिए परफॉर्म किया करता था। तो आपको भी फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करनी चाहिए और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और भरोसा रखना चाहिए खुद पे कि हाँ आप ला सकते हो। और ऐसा नहीं कि जैसे कि आपकी अगर फर्स्ट रैंक कंटिन्यूसली अगर आ भी रही किसी मॉक टेस्ट अगर आप कुछ दे रहे हो टेस्ट वगैरह में, तो आप बस इतने में ही बस संतुष्ट हो जाओ कि बस इतना ही काफ़ी है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट रैंक जब मेरी कंटिन्यूसली आने लगी तो मैं फिर मेरा फोकस, जैसे कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता ही है। तो मेरी फर्स्ट रैंक आने के बाद मैं टेस्ट वगैरह में दूसरी चीज़ पे फोकस करने लगा था, जैसे कि मार्क्स का गैप क्रिएट करना, जैसे कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक। अगर फर्स्ट रैंक मेरी है तो सेकंड रैंक के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप क्रिएट करने की मैंने कोशिश की थी। तो इतना करते ही रहना चाहिए इम्प्रूवमेंट का। और अगर माइंडसेट हो जाने के बाद प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं होता है।
और किस टाइप से अगर प्रिपरेशन करनी है तो मेन फोकस आपका कंसेप्ट क्लियर करने पे होना चाहिए, ना कि ज़्यादा क्वेश्चन करना है आपको। ज़्यादा क्वेश्चन भले ही ना हो लेकिन कम क्वेश्चन करो, लेकिन अच्छे से करना है उसको ताकि आपको समझ में आए। और बुक्स की अगर बात करूँ तो आपको बुक्स तो आपके हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जो निमसेट के लेवल के बेस पे ही हो, उसका सिलेबस फॉलो करे वैसी ही बुक आप डिसाइड करो और उसको अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि आपने आधी बुक करी और आधी आपको अगर टफ लगी तो आपने छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको सभी पूरी बुक अच्छे से करनी है क्वेश्चन। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप मल्टीपल बुक्स भी कर सकते हो। और जैसे कि कौन सा टॉपिक्स आपको पहले करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि इसका अगर देखा जाए तो 1000 मार्क्स में से 600 मार्क्स तो इसके मैथ्स की होती है, तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स को आपको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद रीजनिंग का पार्ट आता है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमारा इस बार जो पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था मैथ्स के साइड में। और जिस स्टूडेंट ने अगर रीजनिंग का पार्ट उसका अच्छे से किया है तो उसकी रैंक ऊपर ही आई है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि मैथ्स आप कितना भी अच्छा कर लो, उसमें इतना टफ था कि आप ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं सकते थे। तो रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी था, तो उसको अगर किसी ने ध्यान दिया होगा प्रिपरेशन के टाइम तो उसका बेनिफिट मिला है उसे। और इसलिए आपको भी रीजनिंग पे भी फोकस करना है। कंप्यूटर पे भी उसका वेटेज बढ़ चुका है, 120 नंबर का आता है अब कंप्यूटर, तो उस पर भी आपको फोकस करना ज़रूरी है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि मेजर टॉप रैंकर्स ले आते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर अब मेरा मेजर क्वेश्चन ये है कि रैंकिंग लाने के बाद वो एनआईटीज में क्या प्रॉब्लम, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं जो कि अभी तक आपने देखा है और आपने भी महसूस किया है, और जिससे कि यार जो पहले का जो क्राउड निमसेट एस्पिरेंट्स है वो पहले से क्या चीज़ प्रिपेयर करके लाए, सो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब अगर सभी स्टूडेंट का देखा जाए इन जनरल तो ये माइंडसेट रहता है कि उन्होंने अंडर ग्रेजुएट में जितनी प्रिपरेशन करी थी एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के लिए उनकी कॉलेज की, उनको लगता है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट में भी इतनी प्रिपेयर करके जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि निमसेट की हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर चुकी है और हमको कॉलेज मिल चुका है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं और एग्जाम्स का बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी आपको तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे कि प्रोग्रामिंग आपको कंटिन्यूसली सीखनी पड़ेगी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो आपको सीखने ही पड़ेंगे। और अगर जैसे कि अगर यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर यहाँ पे आप छोड़ देते हो करना। तो एमसीए की अगर बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक्स में होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, तो आपको उनके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप बस वही करे जा रहे हो, आपको साथ में प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखने पड़ेंगे। और ये क्योंकि ये जो मेन चीज़ है ये प्लेसमेंट्स में आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब आपको मेन फोकस इन पे भी रखना चाहिए एकेडमिक्स के साथ साथ ही। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी तक एनआईटी में 3 साल की एमसी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यार ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हर जगह पे 2 साल की हो चुकी है और आपके जितने जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले 1 साल पहले प्लेसमेंट ले लेंगे, सो व्हाट योर थिंकिंग ऑन दैट। मुझे जो लगता है कि ये जो 3 साल का एमसीए होता है एनआईटीज में, वो उसका एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर किसी की प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं थी, मतलब अंडर ग्रेजुएट में कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह, तो वो यहाँ पे 3 साल में उस चीज़ को कवर कर सकता है। लेकिन अगर एमसीए अगर 2 साल का ही होता तो उसमें जैसे कि फर्स्ट ईयर में कोई कितना प्रिपेयर कर सकता, सेकेंड ईयर में फिर कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए टाइम बहुत कम पड़ता है। यहाँ पे 3 साल का होता है तो उसमें 2 साल में कोई आराम से प्रिपेयर कर ही सकता है उस प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो वो एक बेनिफिट पॉइंट लगा मुझे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि बहुत अगर तुम्हारी यार रैंक 1 आई है तो तुम्हें पता होगा कि तुमने इतनी प्रिपरेशन तो कर रखी है कि तुम्हें टॉप एनआईटी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन के लिए, क्या तुमने यार और भी एग्जाम्स दिए थे एमसीए के, एंट्रेंसेस एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के? मैंने निमसेट के साथ और भी एग्जाम दी थी। जैसे कि सबसे पहली एग्जाम जो मैंने दी थी वो थी महाराष्ट्र एमसीए सीईटी, उसमें मेरे 99.98 परसेंटाइल थे। फिर अगली जो मैंने एग्जाम दी थी वो थी केआईटी, उसमें मेरे 100 परसेंटाइल थे। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम दी थी मैंने वीआईटी एमसीए की दी थी, उसमें 58th रैंक थी मेरी। और फिर उसके बाद निमसेट हुई थी और उसके कुछ ही दिन पहले सीयूईटी हुई थी। उसका रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन उसमें रैंक बताई नहीं है। लेकिन अभी तक जो मेरे मार्क्स थे उसमें 314 मार्क्स थे और अभी तक जो पता चला उसमें बच्चों में हाईएस्ट थे अभी तक। ओके, तो यार यहाँ पर आपने देख लिया कि इनकी रैंक 1 निमसेट में ही सिर्फ नहीं है, हर एग्जाम में एक तरीके से टॉपर के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो आप यार देख सकते हो कि कितनी मेहनत की होगी इन्होंने।
ओके, सो आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका रिएक्शन क्या था जब NIT में रैंक 1 आना बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से तो, और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था ओवरऑल, मतलब आपकी रैंक 1 में? रिएक्शन अगर मैं अपना बताऊं, जैसे कि 26 डेट थी वो, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, मैं कोचिंग पे ही था उस टाइम पे, मेरा दोस्त भी था साथ में ही था उस वक्त। तब मेरे ब्रदर ने मुझे रिजल्ट सेंड किया था, मैंने तो देखा नहीं था, तो मैंने सबसे पहले ओपन किया रिजल्ट, उसमें देखा जैसे कि आंसर की हमारी आ चुकी थी, जैसे 11 तारीख को हमारा एग्जाम हुई थी और 13 तारीख को आंसर की आ चुकी थी, तो हमने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे। 793.5 मार्क्स थे उस टाइम पे मेरे। तो फिर जब रिजल्ट देखा मैंने और मैंने दोस्त को बताया कि देख रिजल्ट आ चुका है, तो उसने पूछा क्या रहा रिजल्ट, तो मैंने बताया कि 10 नंबर कम कर दिए उन्होंने मेरे। तो उसने फिर पूछा कि रैंक, अच्छा, फिर उसने पूछा रैंक कितनी है, तो मैंने बोला कि रैंक तो फर्स्ट है लेकिन मार्क्स कम कर दिए उन्होंने। और पेरेंट्स की अगर बात करें तो उनका भी फोन आया था उस टाइम पे, उन्होंने बस कांग्रेस, क्योंकि मैं कोचिंग पे ही था, तो उन्होंने बस कांग्रेचुलेशन बोला और फिर बस इतनी बात हुई थी उस दिन तो हमारी। ओके। तो मतलब उस टाइम आपको लग रहा था कि आपकी रैंक 1, मतलब आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर मतलब क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि रैंक टॉप 5 में तो आएगी? अगर रैंक की बात करें तो रैंक का तो मुझे एक्सपेक्टेड ही था कि ये रैंक तो फर्स्ट तो मेरी आने ही वाली है, क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे इसमें, और एग्जाम हुई भी नहीं थी उसके पहले से ही, मतलब मुझे लग ही रहा था कि हाँ आ जाएगी फर्स्ट रैंक, इजी है। और जितने मेरे मार्क्स थे 793.5 जो उस टाइम कैलकुलेट किए थे, उस हिसाब से लग ही रहा था कि हाँ इतना तो ऊपर कोई नहीं आ पाएगा। और पेरेंट्स को भी लग ही रहा था कि हाँ नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सर ने भी बोल दिया था कि इतना इस स्कोर को ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है, तो उनको भी इतना सरप्राइजिंग नहीं था इसलिए। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। मतलब आई होप यार जो भी वीडियो देख रहा है उसको सबको इंस्पिरेशन मिल रही है यार इस चीज़ से। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि टॉप 3 थिंग्स, मतलब अभी तक आप NIT तिरछी में हो और आपने ऐसी क्या 3 चीज़ें एक्सपीरियंस की है जिससे आपको लगा हो कि यार मतलब मज़ा आ गया, जो नई चीज़ है आपके लिए, और ये भी चीज़ कि NIT तिरछी अभी तक टॉप पे क्यों है, तो आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया? इसकी जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे NIT तिरछी में, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लब्स वगैरह होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें आपका उसका एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें आपका जो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह चीज़ें होती है वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहती है अपनी लाइफ के लिए। जैसे कि अगर आप टेक्निकल क्लब ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपका डेवलपमेंट होता है, और नॉन टेक्निकल में भी आपका ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट ही होता है, तो उसकी मदद से हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, जो प्लेसमेंट में भी आपको काम आ सकता है, आप अगर अपने रेज्यूमे में उसको मेंशन करते हो तो। और ऐसी दूसरी चीज भी है, जैसे कि अगर बीटेक की बात करें तो वहाँ जो टॉप रैंकर्स होते हैं NITs में, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी NIT त्रिची होता है, और MC में भी NIT त्रिची उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसी वजह से जैसे कि सारे टॉपर्स इसी कॉलेज में आते हैं, तो वो अपने आप पे एक टॉप पे हो चुका है कॉलेज। और यहाँ पे जो MC डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें केवल NIT त्रिची में, यहाँ पे जो सीनियर्स हैं हमारे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, वो हमको मतलब सब कुछ गाइड करते हैं कि किस टाइप से हमको काउंसलिंग करनी है, क्या एकेडमिक्स में पढ़ना है, वो सब। तो इसलिए जो कि बस NIT त्रिची में ही होता है, वो भी बस MC डिपार्टमेंट में। ओके, तो यार ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ें उन्होंने बताई जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताई थी, तो आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि अब आपने NIT तिरछी एक लेवल सेट कर दिया कि आपके यार रैंक 1 आई, आपको NIT तिरछी मिल गया, लेकिन अब इसके आगे क्या गोल्स हैं आपके, मतलब क्या करना चाहते हो आप, और ऐसा क्या रिमार्केबल बेंच सेट करना चाहते हो NIT तिरछी में जो अभी तक किसी ने नहीं किया, तो क्या गोल है आपके? अब जैसा कि मैंने एडमिशन ले चुका हूँ इसमें NIT त्रिची में, तो अब मेरा मेन फोकस जो है कि मुझे अपनी स्किल्स पे फोकस करना है मेन, जैसे कि प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, मैं इन पे नॉलेज गेन करना चाहता हूँ जितना मैं कर सकूँ अलग अलग फील्ड्स में, प्रोग्रामिंग में भी, और जैसे कि दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं इस कैंपस में रहता है। जैसे स्पोर्ट्स में खेलने का बहुत इंटरेस्ट है मुझे, तो मैं वो भी करूँगा, और स्किल्स पे मेन फोकस रखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पैकेज की तरफ देखूं कि प्लेसमेंट कितना होना चाहिए पैकेज में, स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करूंगा। और मेरा जो इंटरेस्ट है वो AI मशीन लर्निंग वाली फील्ड में है, तो मैं उसमें ही जाना चाहता हूँ, उस फील्ड में। ओके, तो उसके लिए मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूँ। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनकी अमेजिंग जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, क्योंकि इनकी जर्नी यार काफ़ी इंस्पिरेशनल है। रैंक 1 लाना इतना आसान नहीं, और जितने इनके नंबर है उतने लाना तो
और एक तरीके से नामुमकिन ही है, और हर एग्जाम में लेके आए जो कि इन्होंने प्रूव किया कि ऐसे ही रैंक 1 नहीं आती, हर एग्जाम में आपको लाना पड़ता है। तो आई होप यार आज की वीडियो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही हो। अगर आपको कुछ या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो हमारी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखी है। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो यहाँ पर टॉप मेट का लिंक आ रहा है, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो इजीली। और अगर आपको यार आगे और ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो यार कमेंट बॉक्स में जल्दी आके टाइप करके बताओ कि आपको आज की वीडियो में क्या सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा एंड आपको आगे और कैसी वीडियोस चाहिए। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।